हेलो गाइज, मैं रतन सर वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में बताते बताते अब मैं ट्रांसलेशन के भी टफ टॉपिक्स को आपके सामने इंटेलिजिबल, इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज का वीडियो के मेरे सभी वीडियो के सीरीज में सबसे टॉप का वीडियो होने वाला है, और जिस वजह से किसी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को इंग्लिश नहीं आता है, उस वजह को दूर करता हुआ आज का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चूंकि मैं आज से इस पहले वीडियो के माध्यम से टेंस को डिस्कस करने वाला हूं, और जैसा कि आपको पता हो या ना हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात कि ट्रांसलेशन उसी को नहीं आता है जिसको टेंस नहीं आता है, और जिसको जितने अच्छे से टेंस की जानकारी होती है वो ट्रांसलेशन उतनी अच्छी तरह बना पाता है। तो आज शुरू करें। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेंस क्या है, कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, देखते देखते कैसे टेंस को पहचानेंगे, एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में आने वाली है। और वीडियो के अंत में कुछ खास जानकारी आती रहती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना हर व्यूअर के लिए आवश्यक होता है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर इम्पोर्टेंट टाइम। तो आज जो चर्चा करनी है वो है टेंस की। टेंस हिंदी में भी होता है, और टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। इसको हिंदी में काल कहते हैं। तो हिंदी में जो इसकी परिभाषा होती है, इंग्लिश में भी वही परिभाषा होती है। तो सबसे पहले इंग्लिश वाली परिभाषा जानते हैं कि टेंस वर्ब का वह फॉर्म होता है जिससे किसी कार्य मतलब एक्शन या घटना के होने का समय, टाइम या स्थिति का पता चलता है। तो टेंस में परिभाषा जैसे बता रही है, वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, और वर्ब का कंप्लीट नॉलेज मैं एक से अधिक वीडियोस के माध्यम से आपको दे चुका हूं। अगर अब तक आपके पास टेंस के लिए जरूरी वर्ब के उस इंफॉर्मेशन का पता नहीं हो, तो अभी तक अगर आप उसको नहीं जान रहे हो, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे टॉपिक्स का लिंक शेयर कर दूंगा, जिसको अच्छी तरह वॉच करके आप वर्ब को खूब अच्छी तरह जान सकते हैं। तो टेंस भी वर्ब का फॉर्म ही होता है। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि टेंस के लिए वर्ब का इंफॉर्मेशन, वर्ब की पूरी जानकारी, अच्छी जानकारी बहुत आवश्यक है। और वर्ब के मैंने 5 रूप बताए थे, ऑक्सिलियरी वर्ब बताया था, सब कुछ इसमें काम पड़ेगा। तो ये हो गया टेंस क्या है। अब इसके 3 प्रकार हैं। इसके मतलब टेंस के
इसके 3 प्रकार हैं वो ऐसे करके, ये टेंस हुआ, टेंस के 3 प्रकार इस तरह से हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अभी वाले समय को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं और आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। इन तीनों टेंसेज के भी 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट के 4 प्रकार, पास्ट के 4 प्रकार और फ्यूचर के 4 प्रकार। उन प्रकारों के नाम देखें क्या है। पहला नंबर होता है सिंपल, या पुराने ग्रामर में पुराने लोग इस नाम को इंडेफिनिट नाम से भी जानते हैं। मतलब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर, या प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अगर ओल्ड लोग अगर इस नाम को लेंगे, जिनकी उम्र 50 साल या 65 साल से ऊपर है, वो लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे। दूसरे प्रकार के 3 नाम हैं, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, या पुराने लोग इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, अथवा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, अथवा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट अथवा फ्यूचर इम्परफेक्ट। तो 3 प्रकार ये हो गए, 6 प्रकार। तीसरा नंबर जो टेंस है उसका एक ही नाम है और वो है परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। चौथा टेंस के भी एक ही नाम है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अथवा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपने देखा कि टेंस के टोटल 12 काइंड्स, 12 प्रकार होते हैं। ट्रांसलेशन बनाने के लिए इन 12 प्रकारों में से एक एक प्रकार को अच्छी तरह सीखना सबके वास्ते उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना। अगर बिना सांस लिए हम जी नहीं सकते तो बिना टेंस जाने हम अंग्रेजी की दुनिया में भी नहीं जी सकते। दैट मीन्स हमें अंग्रेजी नहीं आ सकती। तो जब यह इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको क्यों नहीं अच्छी तरह से जाना जाए। और अच्छी तरह से जानने के लिए मैंने इससे पहले 9 या 10 वीडियोज बनाकर, 8 या 9 वीडियोज के माध्यम से इससे पहले वाली सारी तैयारियां बताई हुई हैं आपको। तो अगर अभी तक उन तैयारी वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। एक एक वीडियो को पहले देख करके टेंस तक पहुंचने की तैयारी कर लें, फिर देखें कैसे चुटकी बजा बजा कर आप ट्रांसलेशन टेंस वाला बनाते हैं। तो आज इन 12 टेंसेज में से सबसे पहले नंबर टेंस की चर्चा होगी, उसको गौर से देखें और कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे ये जानें। उस पहले नंबर 12 टेंसेज के अंतर्गत ये फर्स्ट टेंस जो होगा उसका नाम होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक एक टेंस को मैं एकदम क्लियरली बताऊंगा। नाम होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस।
या इसका दूसरा नाम होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सभी टेंसेज को मैंने बताया था ट्रांसलेशन बनाने के लिए 3 पॉइंट्स। तीनों पॉइंट्स में पहला पॉइंट था हिंदी वाक्य के कर्ता को, सॉरी, पहला पॉइंट था हिंदी वाक्य में से कर्ता, कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को निकालना। दूसरा काम था हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत देखकर टेंस पहचानना। तीसरा एक्शन था पहचाने गए टेंस के अकॉर्डिंग सूत्र लगा देना। ये तीनों काम अभी करेंगे, अभी के अभी ट्रांसलेशन बनेगा। तो मैं दो काम ऑलरेडी एक काम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दो काम अभी बता रहा हूं करना। तो इस टेंस को सबसे पहले पहचानना। तो पहचान क्या होगी ये जाने। पहचान होगी कि क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में धातु, धातु मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, प्लस, प्लस का मतलब साथ में, ता या ती या ते, और साथ में है या हैं या हो या हूं। मतलब धातु के बाद ताते ती में से कोई एक और साथ में है हो में से कोई एक रहे तो ऐसे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस अथवा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अगर ऐसे वाक्य आपके सामने आ जाते हैं तो उनको ट्रांसलेट करने का सूत्र ये होगा, उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग V1 अथवा V5 का प्रयोग करेंगे। और अगर इसके बाद अदर वर्ड्स, ये अदर वर्ड्स क्या है ये जाने। अदर वर्ड्स को आज से हम OW के नाम से जानेंगे। आज के बाद सभी टेंसेज के में OW की चर्चा होगी। अदर वर्ड्स क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अन्य शब्द। मतलब कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता क्रिया तो आती ही आती है हर एक सेंटेंस में हिंदी में, किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कर्म नहीं रहता, कुछ और रहता है। कभी कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, कभी कोई एडवर्ब आ जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा। तो यही कुछ और की अंग्रेजी अदर या अन्य हिंदी में कहते हैं, और वर्ड। तो यही अन्य शब्दों को रख देना है सब्जेक्ट और वर्ब के रखने के बाद, उसी को अन्य शब्द कहेंगे। किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं भी रहता है तो जैसा वर्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंग, जैसा हिंदी वाक्य रहेगा उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश करना पड़ेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट है जानना V1 और V5। मैं ऑलरेडी वर्ब वाले वीडियो में बता चुका हूं क्या होता है V1 और क्या होता है V5। V5 का प्रयोग केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। अब तक अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं जानते हो तो पर्सन वाला वीडियो भी देख करके थर्ड पर्सन जान सकते हैं। सिंगुलर नंबर तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। तब इसका एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे हम लोग अंग्रेजी, आपको समझने के लिए जिस भाग को देख करके इस टेंस को पहचानेंगे मैं उस भाग को लाल से लिख दे रहा हूं। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। अब इस वाक्य में 3 काम करना है, जो तीनों काम आपने किया हुआ है पहले से या मैंने बताया हुआ है आपको। पहला है कर्ता कर्म क्रिया छांटना, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। कर्ता कर्म क्रिया, ये कैसे है कर्ता, कैसे है कर्म, कैसे है क्रिया, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इस क्रिया है, क्रिया का अंत में क्या है, धातु, सीख धातु, और उसके साथ ताते ती में से ते आ रहा है और है हो में से हैं आ रहा है। मतलब ये, इसका मतलब ये हिंदी वाक्य हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पहचान भी हो गई सिंपल प्रेजेंट टेंस।
पहला काम हमने किया कर्ता कर्म क्रिया निकाला, दूसरा काम हमने किया टेंस पहचाना, अब तीसरा काम सूत्र लगा देना है। तो सूत्र यहाँ पे है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखी जाएगी सूत्र में। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम लोग है, हम लोग की अंग्रेजी होगी वी। और उसके अनुसार इस टेंस में खतरा है V1 और V5 वाला। अच्छी तरह से जान लें किसके साथ V1 किसके साथ V5। इसकी जानकारी V5 भर वाले चैप्टर में अच्छी तरह से दी हुई है, वहां जाकर उस वीडियो को देख के जान सकते हैं। तो अब यहाँ हम लोग की अंग्रेजी वी होती है और वी के साथ V1 और V5 में से V1 का प्रयोग होगा। V1 क्या होता है ये भी बताया जा चुका है। V1 वर्ब का पहला रूप होता है और वो होता है जैसे सीखते हैं बना है सीखना से, सीखना की अंग्रेजी टू लर्न होती है, उसमें से टू हटा देने से जो बच जाता है वही सीखना का V1 होता है, तो वो हो गया लर्न। और अंग्रेजी की अंग्रेजी होती है इंग्लिश। इस तरह से हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं कि अंग्रेजी हो गई वी लर्न इंग्लिश। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे आप मेरी मदद करते हैं, इसमें भी यहां ते और हैं ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहला काम हो गया। दूसरा काम ये भी हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब तीसरा काम है सूत्र लगा देना। तो सूत्र में आपकी अंग्रेजी यू होती है और यू के साथ V1 होता है मदद करना का V1 हेल्प, और मेरी ऑब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी मी होगी। आपको पता होगा मेरा मेरी मेरे की अंग्रेजी हमारा हमारी हमरे हमारी हमारा हमारी हमारे की अंग्रेजी पॉजिटिव केस में होती है। जैसे मेरा की अंग्रेजी माई होना चाहिए, लेकिन मेरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, इसलिए यहाँ माई नहीं मी का प्रयोग करेंगे। मी ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, ये मैं पहले से बता चुका हूं। तो इस तरह से आप मेरी मदद करते हैं का ट्रांसलेशन हो गया यू हेल्प मी। और एग्जाम्पल जैसे वह यहां आती है। अब आती है में ये ती और है, इसी को देख के इस टेंस को हम पहचान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ये अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड। इसको भी हम लोग अदर वर्ड कह सकते हैं, इसको भी हम लोग अदर वर्ड कह सकते हैं। अब इसमें ये भी इसी टेंस में आ रहा है, ये भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि धातु के बाद ती है आया है। धातु के बाद ताते ती में से ती और है हूं में से है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले इसके सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, और वह की अंग्रेजी ही अथवा शी होती है। वह उसके साथ आने वाली क्रिया बताती रहती है, यहाँ वह के साथ आती है आ रहा है, इसलिए वह की अंग्रेजी यहाँ शी होगी। और शी के बाद आना का, ये शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ V5 आएगा। आना का V5 होता है कम्स, और तब जो बच गया वो है यहाँ, यहाँ की अंग्रेजी होती है हेयर। शी कम्स हेयर। और एग्जाम्पल गाय घास खाती है। यहां भी गाय घास खाती है में गाय सब्जेक्ट, घास ऑब्जेक्ट, खाती है वर्ब। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। धातु के बाद ती है आ रहा है इसलिए। अब इसका ट्रांसलेशन बनाना पड़ेगा, तो गाय की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। हमने स्पेशल इंफॉर्मेशन जो दिया था ट्रांसलेशन बनाने से पहले, उसमें बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे गाय की अंग्रेजी होगी काउ। काउ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले ए या एन या द या दी में से कोई ना कोई एक रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ए काउ अथवा
द काउ रखना पड़ेगा। अब ये सब्जेक्ट कैसा है उसके अनुसार इसके साथ V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। तो ये गाय या द काउ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्योंकि दुनिया के सभी नाउन्स थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर वो सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ V5 का प्रयोग होगा। तो यहाँ खाना का V5 होता है ईट्स, और घास की अंग्रेजी होती है ग्रास। इस तरह से गाय घास खाती है की अंग्रेजी बन गई द काउ ईट्स ग्रास। तो ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कितना आसान है इसको जाने। अब इसमें अगर कोई नहीं वाला वाक्य आ जाए, मतलब निगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए, तो कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं ये भी इसी वीडियो में अच्छी तरह से जान ले। मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में कुछ खास जानकारी मिलेगी, वही जानकारी मैं अब आपको दे रहा हूं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव हिंदी उर्दू के वैसे वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है जिनमें न या नहीं आता हो। जैसे वह न आता है अथवा वह नहीं आता है, यह निगेटिव हो गया। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं या मैं अंग्रेजी न पढ़ता हूं, यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। हिंदी उर्दू के वाक्यों में न नहीं निगेटिव होता है। तो अगर इस निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो तब ट्रांसलेशन बनाने का सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, और उसके साथ V1 दिया जाएगा और तब अदर वर्ड्स दे दिया जाएगा। यहां याद रखेंगे, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है इसमें। दोनों पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे पहला पॉइंट है कि निगेटिव में V1 ही आता है, इसमें V5 का प्रयोग नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डू नॉट के बदले आप डोंट और डज नॉट के बदले डजंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे यह काम नहीं करता है। यहां पर धातु के बाद ताहे आया है, इसका मतलब यह हो गया सिंपल प्रेजेंट। और इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट हुआ वह, ऑब्जेक्ट हुआ वह यह काम, और वर्ब हो गया ये, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये वाला सूत्र लागू होगा। तो इसमें वह की अंग्रेजी ताहे आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी होगी ही, और ही के साथ डू नॉट डज नॉट में कौन सा प्रयोग होगा यह जाने। तो डू और डज में V1 और V5 का अंतर है। डू V1 है तो डज V5 है। जिस सब्जेक्ट के साथ आपने V1 का प्रयोग किया निगेटिव रहने पर, वैसे सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डोंट का प्रयोग करें, और जिनके साथ पहले V5 का प्रयोग करते थे उनके साथ डज नॉट या डजंट का प्रयोग करें। तो ही के साथ भी डजंट का प्रयोग होगा, चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो डजंट या डज नॉट जो भी आपको सूट करे, जो अच्छा लगे उसका प्रयोग कर लें। और इसके बाद करना की का V1 देंगे, डू, यह काम की अंग्रेजी दिस वर्क। तो इस तरह से वह यह काम नहीं करता है का ट्रांसलेशन हो गया ही डज नॉट या डजंट डू दिस वर्क। और देख लें, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, इसका ये ते हैं आ गया धातु के बाद, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, ये अदर वर्ड है।
अदर वर्ड को अंत में रखेंगे। ट्रांसलेशन बनेगा दे, इस डू नॉट डज नॉट में से डू नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं का ट्रांसलेशन बना दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से इस टेंस को ऐसे ही बनाते हैं। अब इसको आपको टेंस का अच्छा नॉलेज हो जाए, इसके लिए टेंस का इंफॉर्मेशन तो खत्म हो गया, इस वीडियो का यहां होता है अंत, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं हर एक टेंस के अंत में एक एक्सरसाइज दूंगा, जो 10 से 20 हिंदी वाक्यों का एक एक्सरसाइज होगा, जो आप खुद से बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका नॉलेज प्रखर हो जाए। एकदम इंपॉर्टेंट है ये आपके वास्ते। यू मस्ट बी शार्प माइंडेड। तो आपका नॉलेज शार्प हो जाए, इसके लिए मैं 15 से 20 हिंदी वाक्यों का एक हर एक टेंस के अंत में एक्सरसाइज बताऊंगा। वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो उसको पूरा देखा करें और तब समझा करें। तो एक एक हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पता करें कि यह सही है कि गलत है। आगे मैं यह भी बताऊंगा कि ट्रांसलेशन सही है अथवा गलत है, उसकी जांच आप खुद से कैसे कर सकते हैं। बिना किसी टीचर की मदद से आपका ट्रांसलेशन सही है या कि गलत है, यह आप खुद जान पाएंगे। मैं वो तरीका आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले इस टेंस के अंत में इस टेंस से रिलेटेड 15 से 20 वाक्य लिखिए, जिसको ट्रांसलेट करके आप प्रैक्टिस कर सकें कि आपने समझा या नहीं समझा। तो वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक एक करके सभी सेंटेंसेस को लिख लें और ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करें। नंबर वन है, वह कविता लिखती है। नंबर टू, हम लोग मुंबई में नहीं रहते हैं। नंबर थ्री, वे लोग मांस खाते हैं। नंबर फोर, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूं। नंबर फाइव, आप मेरी मदद करते हैं। नंबर सिक्स, शरीफ मुझे नहीं जानता है। सेवन, बाघ घास नहीं खाते हैं। नंबर एट, सांप मेढक को खा जाता है। नंबर नाइन, मेरी माँ भोजन बनाती है। नंबर 10, अतुल कार नहीं चलाता है। 11,
विश्वेश्वर कल्पना को डांटता है। नंबर 12, लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है। नंबर 13, संजय रोता है। अगला नंबर नंबर 13, नंबर 14, नंबर 14 चांद रात में चमकता है। नंबर 15, नंबर 15 कुत्ता अभी नहीं भौंकता है। 16वां नंबर, मैं उसे पहचानता हूं। नंबर 17, बैल मैदान में चरता है। नंबर 18, वह नहीं टहलती है। नंबर 19, आप इसे नहीं समझते हैं। और अंतिम 20, सबसे अंत का नंबर, गधा रेंकता है। इन सभी हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपने जो इस वीडियो में इससे पहले जानकारी ली उसको चेक करके देखें कि उस जानकारी के अनुसार आप इन हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बना पाते हैं कि नहीं। अगर इतनी जानकारी के बावजूद भी आपसे ये ट्रांसलेशन नहीं बने तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, उन लोगों को ट्रांसलेशन नहीं बन सकता है जिनको इन हिंदी वाक्यों में आए हुए हिंदी शब्दों की अंग्रेजी नहीं आती होगी। तो अगर आपको लगे कि अंग्रेजी कठिन अंग्रेजी शब्दों को हिंट दे करके उसकी मीनिंग भी मैं बता दूं अगले वीडियो से, तो आप मुझे कमेंट करके बतावें। मैं अंत में इन हिंदी वाक्यों में आए हुए कठिन हिंदी शब्दों की अंग्रेजी मीनिंग भी बताता चलूंगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले टेंस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको गारंटी देता हूं कि मैं सभी टेंसेज आपको ऐसे सिखाऊंगा कि जिंदगी भर में आपको टेंस को ट्रांसलेट करने का डर नहीं लगेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट अंत तक बने रहें। आपका दिन शुभ हो। एक बार फिर से धन्यवाद।